दादी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट हुए 10 दिन हो चुके थे। इन 10 दिनों में दादी माँ ने रूथ की कोई भी बात नहीं की थी और रूथ भी बिना बताए कहीं चला गया था। अब कहाँ गया था ये बात सिर्फ आर्या ही जानती थी। आलिशा ने रूथ से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन बंद बता रहा था। आलिशा का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। उसे लगा था कि बच्चे की बात से रूथ उसके करीब आ जाएगा, लेकिन वो तो उसके करीब आना तो दूर, कहीं गायब ही हो गया। आलिशा बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने प्लान को बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसके फ़ोन पर एक कॉल आती है। आलिशा जब कॉल उठाती है तो सामने वाले की बात सुनकर कहती है, मैंने पहले ही तुम्हें बहुत पैसे दे दिए, अब मेरे पास नहीं है। सामने से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है और गुस्से से कहती है, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, मेरा प्लान पूरा हो जाए फिर तुम्हें पैसे दे दूँगी। अगर तुम्हारी वजह से मेरा प्लान खराब हुआ तो जो मिला है वो तो जाएगा ही, बल्कि तुम भी नहीं बचोगे, समझे? इसलिए जहाँ हो वहीं शांति से पड़े रहो, यही तुम्हारे लिए सही होगा। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन रख दिया। आलिशा अपने कमरे से बाहर आती है तो उसे आर्या दिखाई देती है, जो घर से कहीं जा रही थी। उसे देखकर वो उसके सामने जाकर कहती है, कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? इतना सब होने के बाद भी वो ऐसे बेशर्मों की तरह यहीं पड़ी है। वैसे तुम हो ही ऐसी, आखिर अपनी माँ पर जो गई हो, वो भी किसी और के पति के साथ थी। तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, उसकी जैसी। इसके आगे वो कुछ कहती कि उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ लगा, जिससे उसका चेहरा एक ओर झुक गया। आलिशा गुस्से से उसकी ओर देखती है और कहती है, यूं? तभी आर्या भी गुस्से भरी आवाज़ में कहती, जिसे सुनकर एक पल को आलिशा कांप जाती है। आर्या गुस्से से कहती, खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरी माँ का नाम भी लिया तो हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने की? हैं? तुम तुम तुमने खुद को देखा है कभी? मैं इस घर में हूँ क्योंकि मैं मिसेस रुद्र प्रताप राणावत हूँ। और तुम कौन हो? हैं? जरा बताओ, तुम कौन हो और किस हैसियत से इस घर में रह रही हो? मैं बताती हूँ, तुम वो हो जो पूरी औरत जात पर धप्पा हो, जो किसी और के पति को बेहोशी का फ़ायदा उठाकर उसके बच्चे से प्रेग्नेंट हो। तुम मेरा कैरेक्टर जज करोगी तुम? अरे तुम्हारा खुद का कैरेक्टर मैला है। तुम खुद इतनी गिरी हुई हो कि मेरे हस्बैंड के बार बार इनकार करने पर भी उसके पीछे पड़ी हो। तुम जैसी को पता है समाज क्या कहती है। वैसे मैं अपनी जुबान क्यों गंदी करूं? तुम खुद बहुत अच्छे से जानती होगी। और हाँ, आगे से मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने की तो दूर है, सोचना भी नहीं। न तो जो तुम पर तरस खाकर इस घर में रहने दे रही हूँ ना, एक पल नहीं लगेगा इस घर से निकाल कर सड़क पर फेंकने में, समझी? ये बोलकर वो उसे धक्का देकर चली गई। उसके जाने के बाद आलिशा गुस्से से लाल होती हुई उसे देखती रह गई। उसने खुद से कहा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना बर्बाद कर दी, तुम्हें नर्क के दर्शन न कराए तो मेरा नाम भी आलिशा नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। वहीं आर्या के बाहर आकर खुद को शांत किया और गाड़ी में बैठ के निकल गई। आज दादी माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने वाला था, इसलिए वो जा रही थी ताकि उन्हें घर ला सके। वो जा ही रही थी कि एक आदमी उसके पास आया और उसे एक पार्सल देकर गया। उसे जब आर्या ने खोला तो उसमें आलिशा के रिपोर्ट्स थे। आर्या ने उसे देखकर साइड किया, तभी उसका ध्यान एक जगह पर गया। उसने जल्दी से उसे देखा, फिर अपने पर्स से एक पेपर लेकर देखने गई। अचानक से उसे कुछ खटका। वो तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की। पूरे रास्ते वो इसी बारे में सोचती रही। हॉस्पिटल जाकर उसने पहले दादी माँ से बातें की और उन्हें तैयार किया। अभी पेपर फॉर्मेलिटी में टाइम था, इसलिए आर्या दादी माँ को रोनित और रिद्धि के साथ छोड़कर बाहर आ गई। उसने आकर एक डॉक्टर से कुछ कहा, उसके बाद उन्हें आलिशा की रिपोर्ट और वो पेपर दिखाया। उसके बाद जब डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर वो शॉक्ड हो गई। शाम के समय आर्या दादी माँ को घर ले आई थी। दादी माँ ने जब आलिशा को हॉल में बैठकर जूस पीते हुए देखा तो वो गुस्से से भर गई। उन्होंने उसे देखकर कहा, ये मनहूस अभी तक मेरे घर में क्या कर रही है? इसे अब तक घर में रहने किसने दिया? अभी के अभी इसे घर से बाहर निकालो। दादी माँ की बात सुनकर आलिशा उनके सामने आकर कहती है, दादी माँ, आप बोल रही हैं, मैं आपके पोते के होने वाले बच्चे की माँ हूँ। आपका वंश मेरे पेट में पल रहा है, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती हैं दादी। दादी गुस्से से आगे बढ़ती हैं, लेकिन आर्या उन्हें रोककर कहती है, दादी आप प्लीज़ शांत हो जाइए। अभी अभी आप ठीक हुई हैं, आप पहले आराम कीजिए। इन सब बातों में बाद में सोचेंगे ना।
और वैसे भी ऐसे कीचड़ में पत्थर मारने पर कीचड़ अपने ऊपर ही आएगा, इसलिए कीचड़ को साइड करके ही निकल जाना सही होता है। आप चलिए कमरे में, ये कहकर वो आलिशा को साइड करके दादी माँ को लेकर चली जाती है और आलिशा वहीं गुस्से से फुंकारती हुई खड़ी रह जाती है। दादी माँ को उनके कमरे में सुलाकर आर्या अपने कमरे में जाती है। जैसे ही वो कमरे में जाती है, उसके फ़ोन पर रिद्धि का कॉल आता है। रिद्धि उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है, ठीक है, तुम अभी उसे अपने पास सेफ रखो, मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, आज मुझे दादी माँ के साथ रहना होगा। ये कहकर वो फ़ोन काट देती है और कुछ सोचने लगती है। फिर वो अपने मोबाइल से कुछ मैसेज टाइप करती है, उसे एक नंबर पर सेंड करके अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके कमरे से अटैच स्टडी रूम में चली जाती है। स्टडी रूम में एक बहुत बड़ी सी फ़ोटो लगी थी जो कि रूथ के माता पिता की थी। आर्य ने उन दोनों को देखकर अपने हाथ जोड़े। फिर वो उसके बगल में रखे बुक शेल्फ से एक बुक को प्रेस करती है, जिससे वो फ़ोटो फ्रेम साइड हो जाती है और वहाँ एक दरवाज़ा खुल जाता है। आर्या उस दरवाजे के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाती है तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। वो एक स्विच ऑन करती है, जिससे एक छोटी सी लाइट जलती है जो लाल रंग की थी और पूरे कमरे में लाल रंग की रोशनी बिखर जाती है। आर्या वहाँ देखकर कहती है, एक सबूत लगा है हमारे साथ। आर्या के सामने इस वक्त एक औरत थी जो एक बेड के पास बैठी थी। उस बेड पर कबीर सोया हुआ था जो मशीनों से घिरा था। उसके पास बैठी औरत उसकी माँ थी। वो पूरा कमरा हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ था। जिन्हें कबीर याद नहीं है उन्हें बता दूं कि कबीर रूथ का वही दोस्त है जो आर्या को पहली मुलाकात में इम्प्रेस करना चाहता था और उसने उससे कहा था कि वो उसका भाई है। कबीर की माँ उठकर आर्या के पास आती है और उससे कहती हैं, मुझे नहीं जानना कि उस लड़की के खिलाफ तुम्हें क्या सबूत मिला है बेटा, लेकिन मुझे बस ये जानना है कि आखिर उस लड़की ने मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश क्यों की थी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आर्या उनके पास आकर उन्हें शांत कराती है और कहती है, नहीं आंटी, आप इस तरह से हार मत मानिए। कबीर भाई की हालत में सुधार है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें जल्दी ही होश आ जाएगा। फिर हमें पता चल जाएगा कि उसने ये सब उनके साथ क्यों किया। वो क्यों इन्हें जान से मारना चाहती थी। हम इन्हें अभी किसी भी हॉस्पिटल में नहीं दे सकते हैं क्योंकि इनकी जान को खतरा है। वो बहुत ही खतरनाक है। सब ठीक हो जाएगा, बस आप हिम्मत मत हारिए। ये बोलकर वो कमरे से निकलकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर वो किसी को कुछ मैसेज करती है और फिर दादी माँ के पास चली जाती है क्योंकि उनकी दवा का समय हो गया था। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आलिशा ने बहुत कोशिश की कि रुद्र कहाँ है, उसे पता चल जाए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो गुस्से में नीचे आती है और उसे हाल में दादी माँ के साथ आर्या बैठी बातें करती हुई दिखती है। वो उनके पास जाने को होती है कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े रुद्र पर चली जाती है। रुद्र को वापस आया देखकर वो उसके पास जाकर कहती है, ओ रुद्र, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता भी है मैं कितना परेशान हो गई थी। देखो, तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल हो गया था। मुझे पता है तुम्हारे यहाँ किसी की भी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ। सच्चा प्यार करते हो तो बताओ तुम कहाँ चले गए थे। रोद ने एक नज़र आलिशा को देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लेकर वो दादी माँ के सामने आया और आकर कहता है, दादी माँ, मैं नहीं जानता इसके बाद आप क्या फ़ैसला लेंगी, लेकिन मैं आपको अपना फ़ैसला सुनाना चाहता हूँ। मैं आलिशा से शादी करूँगा और उसी के साथ रहूँगा। मैंने फ़ैसला कर लिया है, मैं अपने बच्चे को ऐसे अनाथ आश्रम में छोड़ नहीं सकता। आलिशा के पेट में मेरा ही बच्चा है, इसलिए मैं अब उसके साथ रहूँगा। उसका इतना सुनना था कि दादी माँ गुस्से से खड़ी होती है और एक जोरदार थप्पड़ रूथ के गाल पर लगा देती है। दादी माँ गुस्से से रूथ को देखते हुए कहती, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर रहा है। तूने खुद कहा था कि तू आर्या से प्यार करता है और उसके साथ रहना चाहता है। अरे वो तो तुझे छोड़कर चली भी गई थी, फिर भी तू उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आया, उसे सारे सपने दिखाए और अब तो उसे धोखा देकर उसके साथ शादी करने जा रहा है। रुद्र ने दादी माँ को देखकर कहा, दादी माँ, मैं सच कहा था कि मैं आर्या से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, लेकिन मैं इन सब के चक्कर में अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकता। मैं अपने बच्चे को इस तरह से अनाथ की ज़िंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। मैं आलिशा से शादी करूँगा। रही बात आर्या की, तो आर्या के लिए मैं कंपासित करने को तैयार हूँ। मेरे दिल में हमेशा वो रहेगी, लेकिन मैं अपने बच्चे को तो नहीं छोड़ सकता। और मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आर्या के नाम करूँगा। उसके बाद मैं उसे डाइवर्स दूँगा, फिर आलिशा से शादी करूँगा। आलिशा ने जब सुना कि रुद्र अपनी सारी प्रॉपर्टी आर्या के नाम पर करने वाला है तो उसके चेहरे का रंग बदल गया।
उसने रूथ की ओर देखकर कुछ कहना चाहा, तभी दादी माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी आर्या के नाम करनी है तो कर दो, लेकिन एक बात याद रखना, इस डिवोर्स देने के बाद तुम्हारा मुझसे जुड़ी कोई भी चीज़ से कोई भी रिश्ता नहीं होगा। तुम्हें आलिशा और अपने बच्चों के साथ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, करना, लेकिन तुम्हें ये घर, ये प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ना होगा। तुम अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आर्या के नाम कर रहे हो, लेकिन जो भी मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी है वो तो वैसे भी आर्या के नाम पर है। मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना है, तुम अभी के अभी इस घर से चले जाओ। आलिशा जो ये सब सुन रही थी उससे और बर्दाश्त नहीं होता है। वो दादी माँ के सामने आके कहती है, दादी माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? मैं आपके ख़ानदान के वंश को जन्म देने वाली हूँ, और वैसे भी आपको पता है ना कि औरतों को ही प्रॉपर्टी मिलती है। आप इस तरह से मेरे बच्चे कहाँ उसे नहीं छीन सकती हैं। और रुथ, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, ये बच्चा हमारा है, और तुम हमारे बच्चे कहाँ कैसे छोड़ सकते हो, वो भी इस आर्या के लिए जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। रूथ ने आलिशा की ओर देखकर कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? उसकी बात पर आलिशा ने हाँ में सिर हिलाया तो रूथ ने आगे कहा, जब तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें मेरे अलावा कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हें इस प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है? और वैसे भी मैं अपने बच्चे को एक अच्छा जीवन दे सकता हूँ, मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ हो, तुम्हारा सच्चा प्यार मेरे साथ है, मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। ये कहकर वो उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर जाने लगा। तभी आलिशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, नहीं रूथ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें झेली है, और अब नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी वो तकलीफ़ ही देखे। फिर वो दादी माँ के पास आकर कहती है, दादी माँ, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मैं इसके खिलाफ़ कोर्ट में जाऊँगी, और आपको तो ये भी पता होगा कि जो औरत ख़ानदान पहला वंश देती है उसी के नाम पर आपकी सारी प्रॉपर्टी होती है। मैं इन सब के लिए कोर्ट में जाऊंगी और अपने बच्चे को हक लेकर रहूंगी। आलिशा को देखकर दादी माँ मुस्कुराती हुई रूथ की ओर देखकर कहती हैं, तू इसके लिए आर्या को छोड़ने को तैयार है? ये कैसे? पैसों के पीछे पड़ी हुई है और इसे तुझे कोई मतलब नहीं है। इसे सिर्फ अपने बच्चे की चिंता है और इस प्रॉपर्टी की चिंता है। इसे पैसों से मतलब है, इसे तुझसे मतलब नहीं है। दादी माँ की बात सुनकर आलिशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उसने कहा, नहीं दादी माँ, आप गलत समझ रही हैं। मुझे रूथ से ही प्यार है, लेकिन मैं अपने बच्चे का हक भी तो उसे देना चाहूँगी ना। दादी माँ कहती, ठीक है, अगर तो प्रॉपर्टी चाहिए तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें रूथ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर जाना होगा। आलिशा ये सुनकर सोच में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दादी माँ खुद से सोच रही थी कि आलिशा प्रॉपर्टी के लिए रूथ को छोड़ देगी, फिर उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लेकिन उसके बाद तो जो आलिशा ने कहा उसे सुनकर उनके चेहरे का रुख ही बदल गया। आलिशा ने गहरी सांस लेकर दादी माँ से कहा, दादी माँ, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं रूथ से प्यार किया है और सच्चा प्यार किया है। बचपन से मैं उससे प्यार करती आई हूँ और मेरे पेट में मेरे प्यार का सबूत है, मेरा और रूथ का बच्चा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा और रूथ चाहिए। मुझे इस प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको इस प्रॉपर्टी को जिसको चाहे उसे दे दीजिए। आप दे सकती हैं, चाहे तो इसे दान कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे सिर्फ और सिर्फ रूथ चाहिए और अपना बच्चा, इसलिए मैं रूथ से शादी करके यहाँ से चली जाऊँगी। ये कहकर वो रूथ के पास जाकर खड़ी जाती है। आलिशा की बात से दादी माँ शॉक हो गई थी। उन्हें लगा था कि प्रॉपर्टी का नाम सुनकर आलिशा रूथ को छोड़कर प्रॉपर्टी के लिए हाँ कर देगी, फिर रूथ को उसकी असलियत दिख जाएगी और वो उसे छोड़ देगा। लेकिन आलिशा के फैसले ने तो उनके पासे को ही पलट दिया। दादी माँ उसे देखती रह गई। आलिशा जाकर रूथ का हाथ पकड़ लेती है। दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। आलिशा अपने मन में सोचती है, दादी माँ, आपकी ट्रिक मेरे काम नहीं करने वाली। वो बेवकूफ़ लड़कियाँ होती हैं जो आप जैसी बुढ़िया की चाल में आ जाती हैं। बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बहुत अच्छे से पता है, अगर रूथ मेरे पास है तो एक ना एक दिन ये सारे प्रॉपर्टी मेरे पास आ ही जाएगी। और रही बात आपकी इस चाल की, तो ये तो आप पर ही उल्टी पड़ गई, क्योंकि मैं जानती हूँ आप रूथ को खुद से दूर नहीं जाने देंगी। और जैसे ही मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, आप उस बच्चे के मोह में ज़रूर आएंगी। आखिर आपका भी तो मन था अपने रूथ के बच्चे को देखने का। ये कहकर वो एक शातिर मुस्कान लिए रूथ के साथ बढ़ रही होती है। तभी एक आवाज़ के साथ उन दोनों के कदम रुक जाते हैं। यह आवाज़ आर्या की थी। आर्या उन दोनों को आवाज़ लगाकर कहती है,
फिर दादी माँ से कहती है, दादी माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे दुख में नहीं देख सकती, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि इस वजह से आप अपने पोते से दूर हो जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि रूथ आपसे दूर हो, आपके जीवन का एकमात्र सहारा है वो। और फिर रूथ ने जब खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि आलिशा के पेट में उसका बच्चा है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने डिसाइड किया है, मैं रूथ को डिवोर्स दूंगी और यहाँ से चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका पोता आपसे दूर हो। आप प्लीज़ रुद्र और आलिशा के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ दादी माँ। आर्य दादी माँ से उन दोनों को रोकने और उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेने के लिए कह रही थी। आर्या की यह बात सुनकर आलिशा के चेहरे पर मुस्कान बढ़ गई। उसने खुद से कहा, ये बेवकूफ़ भी ना वैसे अच्छा है, ये इसकी बेवकूफ़ी का फ़ायदा मुझे मिल रहा है। अब ये खुद रूथ की ज़िंदगी से चली जाएगी और फिर मैं इस प्रॉपर्टी की इकलौती मालकिन बनूंगी। ये कहकर वो मन ही मन मुस्कुरा रही थी। आर्य ने जाकर उन दोनों को रोका और घर के अंदर ले आई। दादी माँ कहती, मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी, लेकिन आर्या के बार बार जिद करने पर वो मान जाती हैं। कहती हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। ये कहकर वो कमरे में चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रूथ आर्या की ओर देखकर कहता है, थैंक यू आर्या। आर्या ने रूथ की ओर देखकर कहा, थैंक यू। फिर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुमने मुझे जो धोखा दिया है ना, उसके बाद मुझे तुमसे कुछ नहीं सुनना है और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए ये सब किया है। मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ दादी माँ के लिए किया है, क्योंकि वो मेरी माँ के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी और मेरे लिए भी। मैं नहीं चाहती थी कि इस उम्र में उन्हें अपने पोते से दूर होना पड़े, इसलिए मैंने ये सब किया है। इसके लिए भी बिल्कुल मत सोचना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुम्हारे धोखे को भूल गई हूँ। मेरा प्यार तुम्हारे लिए मर चुका है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे नफरत करती हूँ। ये कहकर वो भी अपने कमरे में चली जाती है। रुद्र आलिशा का हाथ छोड़कर उसे देख कर कहता है, तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं कुछ काम करके आता हूँ। ये कहकर वो स्टडी रूम की ओर चला गया। रुद्र के जाने के बाद आलिशा मुस्कुराते हुए अपने कमरे में जाती है और कहती है, यार मैं तो बेकार में ही परेशान हो रही थी इस आर्या को दूर करने के लिए, लेकिन ये तो खुद ही मेरे रास्ते से हट गई। फिर वो अपने पेट पर हाथ रखकर कहती है, मैं तो बेकार में ही सोच रही थी कि कहीं मुझे इसे गिरवाना ना पड़े, लेकिन ये तो मुझे इस प्रॉपर्टी की मालकिन बना दिया और रूथ ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये कहकर वो खुश होकर कमरे में डांस कर रही थी, लेकिन फिर अचानक से रुककर कहती है, नहीं, मुझे बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो रूथ मुझे छोड़ देगा। मुझे इस बच्चे का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, आखिर ये मेरे खजाने की चाबी जो है। ये कहकर वो मुस्कुराकर अपने पेट पर हाथ फेरती है और बेड पर लेट जाती है। वहीं आर्या कमरे में जाती है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो वहीं बेड पर बैठे बैठे रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। उसे अपने और रूथ के वो सारे पल याद आ रहे थे जब वो दोनों ने एक साथ बिताए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जो भी हो रहा था वो सब उसके दिल को चीर के जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे एक दिन अपने प्यार को किसी और के साथ शादी करने को कहना पड़ेगा और सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। वो रूथ से बहुत प्यार करती थी, वो उसे दूर नहीं रहना चाहती थी, लेकिन जो आज उसने फैसला लिया वो उसके दिल को छल्ली किए जा रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुलता और रूथ अंदर आता है। अंदर जाकर उसकी नज़र बेड पर बैठी आर्या पर जाती है। आर्या को रोते हुए देखकर वो उसके पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है। अपने कंधे पर हाथ महसूस करके आर्या अपना चेहरा उठाकर सामने देखती है तो वहाँ रूथ खड़ा होता है। रूथ का हाथ झटक कर वो वहाँ से जाने लगती है तो रूथ उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब कर लेता है। आर्या उसके गाल पर एक थप्पड़ लगाकर कहती है, यू फ्रॉड, आई हेट यू। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उसके पेट में तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, मुझसे झूठा प्यार का दावा करते रहे और आज तो मुझे छोड़कर उससे शादी करने जा रहे हो। क्यों आए हो यहाँ, बताओ। चले जाओ यहाँ से। रुद्र उसकी बात नहीं सुनता है, उसे खींचकर अपने गले लगाकर उसके बालों को सहलाता है और कुछ उसके कानों में कहता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और एक साथ मुस्कुरा उठते हैं। रुद्र आर्या को अपने गले लगाता है और प्यार से कहता है, आई मिस यू सो मच। उसकी बात पर आर्या कहती है, हाँ, इसीलिए जाकर सीधे अपनी उस डार्लिंग आलिशा के पास चले गए। रुद्र उसे अपनी बाहों में भरे हुए ही कहता है, वो तो इसलिए गया था ताकि उसे शक ना हो जाए। ये बोलकर वो उसके गालों पर एक किस कर देता है। आर्या उसे देखकर कहती, अच्छा, अब आप इस कमरे में आए हो तो उसे शक नहीं होगा। रुद्र कहता है, उसे लग रहा है कि मैं स्टडी रूम में हूँ, लेकिन वो नहीं जानती है कि
मैं अपने स्टडी रूम से अपने रूम में आना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहकर वो फिर से मुस्कुरा देता है। आर्या अभी उसे मुस्कुराकर देख रही होती तभी रुद्र कहता है, बाकी सारी शिकायतें बाद में, इन दिनों मैं तुम्हें बहुत मिस किया, इसलिए मैं तुम्हें खूब ढेर सारा प्यार करने वाला हूँ। ये कहकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की ओर बढ़ने लगता है। आर्या उसे देखकर कहती है, तुम क्या कर रहे हो, नीचे उतारो मुझे। लेकिन रुद्र उसकी बात को इग्नोर करता है, उसे लेकर बेड की ओर बढ़ जाता है। रुद्र बहुत ही आराम से आर्या को बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर तक आर्या स्ट्रगल करती है, लेकिन फिर वो भी रुद्र के प्यार के बहाव में बह जाती है। काफ़ी देर तक रुद्र उसके होठों को किस करने के बाद जब उसे एहसास होता है कि आर्या को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके होठों को छोड़कर उसके गले और कंधे पर किस करने लगता है। वो धीरे धीरे उसकी ड्रेस को उसके कंधे से सरका रहा होता है। रुद्र अपने हाथ बढ़ाकर आर्या के पीठ पर ले जाता है और जैसे ही उसकी ड्रेस की जिप को ओपन करने वाला होता है, अचानक से आर्या उससे दूर हो जाती है। रुद्र उसके दूर जाने से उसे देखता रहता है तो आर्या कहती है, रुद्र अभी मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं हूँ, प्लीज़ क्या अभी हम सब ये कुछ दिन अवॉइड कर सकते हैं। रुद्र को लगता है कि शायद इन दिनों ये सब होने की वजह से आर्या डिस्टर्ब है, इसलिए वो उसकी बात के रिस्पेक्ट करते हुए हाँ में सिर हिलाता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। आर्या उसे देखकर कहती, रुद्र तुमको नहीं लगता तुम्हें अब दूसरे कमरे में होना चाहिए, कहीं उसे शक ना हो जाए। रुद्र कहता है, जो भी करना होगा कल से कहेंगे, इन दिनों मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सुकून की नींद लेना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में नींद की आगोश में चला जाता है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरकर सुकून की नींद लेना चाहता हूँ। ये कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ ही देर में नींद के आगोश में चला जाता है। रुद्र के सो जाने के बाद आर्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और रुद्र को देखकर कहती है, आई एम सॉरी रुद्र, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन अभी तुम्हारा मेरे करीब आना सही नहीं है, इससे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जैसे ही इस आलिशा की प्रॉब्लम हमसे दूर होगी मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगी। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है और फिर अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। अगले दिन रुद्र तैयार होकर नीचे आता है तो आलिशा उसे देखकर कहती है, रुद्र तुम कहाँ जा रहे हो। उसे देखकर रुद्र कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और हाँ शाम को तैयार रहना, हमें एक पार्टी में जाना है। उसकी बात सुनकर आलिशा खुश हो जाती है और कमरे में चली जाती है। रुद्र भी ऑफिस चला जाता है। उसके थोड़ी देर बाद आर्या भी कहीं चली जाती है। उन सभी को दादी माँ अपने कमरे के बाहर बालकनी में खड़ी होकर देख रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उन्हें कुछ गड़बड़ लगता है। वो खुद से कहती हैं, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जो ये मुझसे छुपा रहे हैं, मुझे जानना होगा आखिर चल क्या रहा है। शाम के समय रुद्र आलिशा के साथ पार्टी में जा ही रहा होता है कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज़ आती है। जब दोनों पीछे पलट कर देखते हैं तो आलिशा का चेहरा गुस्से से भर जाता है, क्योंकि आर्या एक खूबसूरत सा मरमेड गाउन जो कि ऑफ वाइट कलर में था पहनकर खड़ी थी। उसके बाल खुले हुए थे और थोड़े से कर्ल किए हुए थे। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आलिशा जो घंटों तक खुद को मेकअप से तैयार की हुई थी, उसके आगे अब फीकी लगने लगती है। आलिशा को उसकी सुंदरता से जलन हो रही थी। उसने उसे देखते हुए कहा, तुम इस तरह तैयार होकर कहाँ जा रही हो। उसकी बात पर रुद्र ने कहा, आलिशा इसे भी हमारे साथ पार्टी में जाना है। मैं जानता हूँ कि अब मेरा इससे रिश्ता कुछ ही दिन का है, लेकिन अभी भी ये मेरी वाइफ है और उस पार्टी में इसे भी इनवाइट किया गया है। आलिशा को ये पसंद तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो रुद्र को अभी नाराज़ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कुछ ना कहते हुए उन दोनों के साथ निकल जाती है। पार्टी में जैसे ही तीनों की एंट्री होती है, सभी की निगाहें उन्हीं पर ठहर जाती हैं। आलिशा को लग रहा था तब सब उसे देख रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें तो सिर्फ और सिर्फ आर्या पर थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। सभी आज उससे बात करना चाहते थे, लेकिन जब सबको पता चला कि वो रुद्र की वाइफ है तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उससे बात करने की भी कोशिश करे। इस पार्टी में रिद्धि और रोनित भी थे। आर्या तुरंत उन दोनों के पास चली गई और उन दोनों से बात करने लगी, लेकिन आलिशा रुद्र के ही पास थी। पार्टी में बात हो ही रही होती है कि तभी एक औरत आलिशा के पास आकर कहती, तुम तो आलिशा हो ना, जिसको मैंने कुछ दिन पहले चेक किया था। आई मस्ट से प्रेगनेंसी का ग्लो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। ये कहकर वो मुस्कुरा देती है, लेकिन उसने ये बात कुछ ज़्यादा ही खुलकर कही थी, जिसे आसपास के लोगों ने सुन लिया था और अब सभी की निगाहें आलिशा पर टिक गई थी। सभी उसे देखने लगते हैं। एक औरत जाकर आलिशा से कहती है, तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है, तो तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो।
ये बोलकर वो उसे हीन नज़रों से देखने लगती है। पार्टी में सभी उसके लिए बातें कर रहे होते हैं। तभी रूथ सबके सामने आकर कहता है, आप सभी जानना चाहते हैं ना कि आलिसा के पेट में पलने वाले बच्चे का पिता कौन है? तो आप सभी 2 दिन बाद मेरे घर में इनवाइट है, क्योंकि 2 दिन बाद आलिसा के उस इंसान से शादी है जिसका बच्चा उसके पेट में पल रहा है। ये कहकर वो मुस्कुराकर सबको देखता है और वहाँ से निकल जाता है। सभी के जाने के बाद आर्या भी वहाँ से उनके पीछे चली जाती है। आज आलिसा बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब रूथ, जो आर्या से डिवोर्स लेने के बाद उससे शादी करने वाला था, अब वो उसे 2 दिन बाद ही शादी कर रहा था। वो खुशी से पहले नहीं समा रही थी, और रुद्र और आर्या जो उसके साथ ही गाड़ी में बैठे थे, उसके इस मुस्कुराहट को देखकर अंदर अंदर उस पर हंस रहे थे। जब वो सभी घर पहुंचे तो दादी माँ को ये खबर पहले ही पता चल चुकी थी कि वो रुद्र पर गुस्सा होते हुए कहती हैं, क्या तुम्हें इस लड़की से शादी करने के लिए तुम्हारे और आर्या के अलग होने का वेट भी नहीं हुआ? उसकी बात पर कोई कुछ कहता उससे पहले ही आलिसा ने कहा, दादी माँ, आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? कल मेरी और रुद्र की शादी होने वाली थी, और पार्टी में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई कि रुद्र को सबके सामने ऐसा बोलना पड़ा। अब आप इतना परेशान मत होइए और जल्द से जल्द तैयारी कीजिए, परसों मेरी और रुद्र की शादी है। ये कहकर वो मुस्कुरा कर अपने कमरे में चली गई। दादी माँ गुस्से से रुद्र की ओर देखकर कहती हैं, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन मैं तेरे इस तमाशे का हिस्सा नहीं बनने वाली हूँ। ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के बाद रुद्र ने आर्या को देखा तो आर्या भी कमरे में चली गई। रुद्र उसके पीछे पीछे कमरे में आया तो आर्या पहले ही चेंज करके सो गई थी। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और वो भी अपने कमरे में जाकर सो गया, जो आज सुबह ही उसने अलग शिफ्ट किया था। अगले दिन जब सभी सोकर उठे तो घर का माहौल देखकर सब हैरान हो गए, क्योंकि घर में डेकोरेशन का काम चल रहा था। रुद्र ने ये देखा कि आलिसा शायद डेकोरेशन के लिए सभी को ऑर्डर दे रही थी। रुद्र उसके पास जाकर कहता है, ये सब क्या है आलिसा? आलिसा उसे देखकर कहती है, अरे रुद्र, तुम भूल गए, कल हमारी शादी है, और शादी से पहले भी कुछ रस्म होती है, जैसे मेहंदी और हल्दी। हमारे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज हम हल्दी और मेहंदी कर लें। रुद्र उसकी बात पर कहता है, मुझे ये सब कुछ नहीं करवाना है, कल सिर्फ शादी होगी। लेकिन आलिसा के जिद करने पर वो सिर्फ और सिर्फ मेहंदी के लिए मान गया। हल्दी के लिए उसने मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा आज उसकी ज़रूरी मीटिंग है। ये कहकर वो घर से चला गया और आलिसा खुशी खुशी तैयारी करवाने लगी। घर में आलिसा की बहुत सारी फ्रेंड्स मौजूद थी। सभी आलिसा के घमंड को देख रही थी, जो आज सर चढ़कर बोल रहा था। उसके वहाँ पर कुछ ऐसी लड़कियाँ भी थीं जो उसका मजाक उड़ा रही थी। जब रुद्र और आर्या की शादी की खबर आई, क्योंकि वो हमेशा से ही सबको बताती थी कि उसकी शादी रुद्र से ही होगी, वो सभी को दिखा रही थी कि उसने जो कहा वो हो रहा है। वो बैठकर मेहंदी लगवा रही थी। तभी मेहंदी वाली ने उससे होने वाले पति का नाम पूछा था, वो अपने हाथों पे लिखवा सके। जैसे ही वो कुछ बोलने को हुई, उसे कोई शख्स दरवाजे पर खड़ा दिखा, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसके मुंह से अचानक से निकला, कबीर। आलिसा का पूरा चेहरा डर और पसीने से भीग गया। उस समय चारों तरफ एसी चलने के बाद भी उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था। वो पैनिक करने लगी, लेकिन तभी एक मेड ने उसके सामने जूस का गिलास रखा और कहा, मैम, आप जूस लेना चाहेंगी? आलिसा ने उस मेड को देखा। आलिसा ने ना में सिर हिलाया और तुरंत सामने देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं खड़ा था। वो अपने चारों तरफ देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। आलिसा को लगता है कि उसका कोई वहाँ होगा, इसलिए वो एक गहरी सांस लेती है और फिर से अपनी सहेलियों से बातें करने में बिजी हो जाती है। फंक्शन ख़त्म होने के बाद वो अपने कमरे में जाती है और मुस्कुराकर बेड पर बैठी, लेकिन तभी उसके ध्यान में आता है कि वो खुद से ही कहती है, मैं सच में वहाँ कबीर को देखा था, लेकिन हो सकता है कि ये मेरा, वो तो मर चुका है, वो यहाँ कैसे आ सकता है? ये कहकर वो मुस्कुरा रही होती है। तभी उसका ध्यान अपनी मेहंदी पर जाता है और वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मेहंदी को देखने लगती है, क्योंकि जहाँ पर उसने रुद्र का नाम लिखवाना था वहाँ पर कबीर का नाम लिखा हुआ था। वो शॉक हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता कि रुद्र के नाम की जगह उसके हाथ पर कबीर का नाम लिखा हुआ है। वो दौड़ कर जाती है और बाथरूम में मेहंदी को साफ करने लगती है, लेकिन तब तक मेहंदी अपना रंग छोड़ चुकी थी। वो खुद से कहती, अब क्या करूँगी? अगर रुद्र ने मेरे हाथों में इस कबीर का नाम देख लिया तो ना जाने वो कैसा रिएक्ट करेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कहकर वो अपने हाथों पर मेहंदी का लेकर कबीर के नाम को खराब करने लगती है। उस जगह पर जहाँ पर कबीर का नाम एक हाथ में बना हुआ था, वो उस जगह को पूरा फुल करती है।
जैसे कबीर का नाम छिप जाए। आलिसा जैसे ही अपने हाथ में कबीर के नाम को छुपाकर खड़ी होती है, वैसे ही उसे शीशे में किसी का अक्स दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाती है। उसके चेहरे पर फिर से पसीना आने लगता है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ कोई नहीं होता है। वो फिर से जब सामने देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो डर जाती है और डर का तुरंत बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोने लगती है। जब वो मुंह धोकर सामने खड़ी होती है तो मिरर में फिर उसे कबीर का चेहरा दिखता है। वो फिर से डर जाती है और जब पीछे देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। आलिसा इतना डर जाती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं होता है और वो तुरंत अपने कमरे में वापस आती है और बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि उसके साथ ये हेलुनेशन हो रहा है, जो प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा होगा। डॉक्टर ने उसे बताया था कि प्रेगनेंसी में बहुत से फेज आते हैं जिनमें कभी कभी घबराहट और बेचैनी होती है। उसे भी यही लग रहा था कि उसके साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए उसने इस समय सोना ही सही समझा। अगली सुबह वो खुशी खुशी अपने कमरे से निकली, क्योंकि आज उसकी और रूथ की शादी होने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन जैसे ही वो हॉल में आती है, सामने रूथ खड़ा होता है। रूथ को देखकर वो हैरान हो जाती है। रुद्र हॉल में खड़ा था, लेकिन उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसके हाथों में और सर में पट्टियां बंधी हुई थी। आलिसा तुरंत उसके पास जाकर कहती है, रुद्र तुम्हें क्या हो गया? उसकी बात पर रुद्र कहता है, कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। तुम फिक्र मत करो, तुम जाओ, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, आज हमारी शादी है ना। आलिसा झूठी फिक्र दिखाते हुए कहती है, और रुद्र तुम ठीक हो जाओ, ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। शादी तो हम बाद में भी कर सकते हैं ना। आलिसा ने झूठी फिक्र दिखाने के चक्कर में रूथ से ये कह तो दिया था, लेकिन उसके दिल में अब डर आ गया था कि कहीं रूथ हाँ ना कर दे। लेकिन रूथ ने जो कहा उसे वो सुनकर खुश हो गई। रूथ ने आज कहा, आज हमारी शादी है और आज ही होगी। ये कहकर वो कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद आलिसा भी एक शातिर मुस्कान लिए कमरे की ओर चली गई। शाम के समय सारी मीडिया वहाँ पर मौजूद थी, जहाँ मंडप में सेहरा बांध के रुद्र बैठा हुआ था। उसका चेहरा सेहरा से ढका हुआ था। थोड़ी देर बाद आलिसा भी उसके बगल में आती है और वो भी बैठ जाती है। आज वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन खूबसूरती से ज़्यादा उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। वो अपनी तिरछी नज़रों से एक तरफ देखती है, जहाँ पर दादी माँ एक चेयर पर बैठी हुई थी। उनके पीछे आर्या खड़ी थी। आर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आलिसा को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो अपने मन में कहती है, आज तक तुम्हें अपने रूथ के साथ देखकर मैं जल्दी आई हूँ, मैं अंदर अंदर कुढ़ती आई हूँ। मैंने जो दर्द सहा है वो अब तुम सहोगी। अब तुम मेरी और रूथ की शादी अपनी आंखों के सामने देखोगी। ये कहकर वो एक जहरीली मुस्कान लिए उसकी तरफ देख रही होती है। पूरा मीडिया वहाँ पर भरा हुआ था। सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था। एक मीडिया रिपोर्टर अपने हाथ में माइक लेकर कहे जा रही थी, 1 महीने पहले रुद्र प्रताप राणावत ने अपनी वाइफ आर्या के साथ सभी के सामने अपने प्यार का इजहार किया था और सभी के सामने उनकी मांग में सिंदूर भरकर मंगलसूत्र पहनाकर अपनी लीगली शादी को सामाजिक मान्यता दी थी। लेकिन आज वो अपनी प्यारी वाइफ को छोड़कर अपने बचपन की दोस्त आलिसा, जो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है, उनसे शादी करने जा रहे हैं। वो अपने इस नापाक रिश्ते को एक नाम देने जा रहे हैं। आप सबका इस शादी को लेकर क्या ख्याल है? हमें मैसेज के थ्रू ज़रूर बताइएगा। क्या मिस आलिसा मिस्टर एंड मिसेस राणावत के बीच आ गई हैं? क्या उन्हें जोड़ी ब्रेकर कहना सही होगा, या फिर मिसेस राणावत मिस आलिसा और उनके प्यार के बीच आई थी? क्या है पूरी सच्चाई? ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी आज हो रहा है उसे तो यही साबित होता है कि मिस्टर राणावत एक प्ले बॉय हैं। उन्होंने पहले अपनी बीवी के साथ अपनी शादी को सबके सामने पब्लिश किया है और अब अपने बचपन के दोस्त के साथ शादी कर रहे हैं। क्या इस शादी को कोर्ट मान्यता देगा? ये तो आने वाले समय ही बताएगा। ऐसे ही ना जाने कितनी बातें सभी मीडिया रिपोर्ट्स नमक मिर्च लगाकर बातें कर रही थी। जितनी भी बातें वहाँ हो रही थी, उनमें ज़्यादातर लोग आलिसा को ही टारगेट कर रहे थे। उसे सभी एक जोड़ी ब्रेकर के नाम से कह रहे थे, जो आलिसा के गुस्से को हवा दे रहा था। लेकिन अभी वो कुछ भी कहना नहीं चाहती थी। उसे इस समय सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी पर फोकस करना था। एक बार उसकी और रूथ की शादी हो जाए, फिर वो सबका मुंह बंद कर देगी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने उन दोनों को फेरों के लिए खड़ा किया। रूथ कुछ लड़खड़ा कर चल रहा था। आलिसा को लगा कि एक्सीडेंट की वजह से वो सही से चल नहीं पा रहा है, लेकिन इस समय उसे रूथ की हालत से कोई भी मतलब नहीं था। उसे तो किसी भी तरह से ये शादी पूरी होने से मतलब था। दोनों ने साथ में फेरे लिए। उसके बाद दोनों बैठकर पंडित जी ने उसके सामने मंगलसूत्र और सिंदूर रखी हुई एक प्लेट
कि रुद्र ने उसे मंगलसूत्र उठाकर आलिशा के गले में पहना दिया। उसके बाद सिंदूर को उठाकर उसके मांग में भी भर दिया। ये होते ही आलिशा के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो और ज़्यादा बढ़ गई। आलिशा एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लेकर आर्या को देखती है और उसे ये जताने की कोशिश कर रही थी कि देख लो, अंत में रुद्र मेरा ही हुआ, तुम कुछ भी नहीं कर पाई। अब जल्दी ही उसकी सारी प्रॉपर्टी भी मेरी हो जाएगी। यही सब सोचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कुछ और मंत्र पढ़े और कहा, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, ये शादी संपन्न हुई। ये कहकर उन्होंने हाथ जोड़ लिए। पंडित जी ने उन दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने को कहा। वो दोनों खड़े हुए और दादी माँ के सामने जैसे ही उनके पैर छूने को बढ़ी, दादी माँ 2 कदम पीछे हट गई। दादी माँ ने उन दोनों से कहा, अगर तुम दोनों ये सोचते हो कि मैं इस शादी को मान्यता दूंगी और तुम दोनों को एक्सेप्ट कर लूँगी तो ये तुम दोनों की बहुत बड़ी भूल है। मैं तुम दोनों की शादी को कभी नहीं मानती। मैं आज भी अपने फैसले पर अडिग हूँ। मेरी बहू सिर्फ और सिर्फ आर्या है और उसे ही मैं अपना मानती हूँ। तुमसे शादी करके रुद्र से मेरे सारे रिश्ते टूट चुके हैं, इसलिए मैं तुम दोनों को कोई भी आशीर्वाद नहीं देने वाली हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी आर्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, दादी माँ प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए मेरे लिए। जैसे अभी तक आप मेरे लिए रुकी थी वैसे थोड़ी देर और रुक जाइए। आर्या की बात मानकर दादी को वहाँ रुकना ही पड़ा। आलिशा ने जब आर्या की बात सुनी तो वो मुस्कुराकर उसके सामने जाकर कहती है, ये दिखावा कब तक करोगी कि तुम ठीक हो? तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? लेकिन सही तो ये है कि तुम्हारे दिल बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आखिर तुम्हारे हाथों से रुद्र जो निकल गया, मैंने कहा था ना कि रुद्र मेरा प्यार है और मैं उसे हासिल करके ही रहूँगी। वो भी मुझसे प्यार करता है, इसलिए तो आज तुम्हें छोड़कर वो मेरा हो गया। अब से रुद्र मेरा हुआ और उसका सब कुछ मेरा हुआ और तुम जल्द से जल्द अपना सामान बांधो और इस घर से निकलने की तैयारी कर लो। आलिशा के इतना कहते ही एक आवाज़ आती है, कौन इस घर में रहेगा और कौन इस घर से जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जैसे ही सबने ये आवाज़ सुनी सब आवाज़ की दिशा में देखने लगे। वहाँ खड़े शख्स को देखकर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और सबसे ज़्यादा अगर कोई शौक था तो वो थी आलिशा। आखिर किसकी थी वो आवाज़? किसे देखकर सभी लोग शॉक्ड हो गए? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।